से शायद एक भी सामान ऐसा नहीं है जिसकी कमी से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अड़चन आ जाए। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ही ना हो। क्या हम चीन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं? अपनी सेना से यह मांग करना तो बहुत आसान है कि वो चीन के सैनिकों को उनके घर में घुसकर मार डाले, और हमारी सेना ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम भी है। लेकिन सवाल यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? क्या आप अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए इस खून खराबे का सिर्फ लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं, या फिर आप भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहते हैं? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने का दिन है। इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताएंगे कि वन चाइना पॉलिसी की बात करने वाले चीन ने कैसे जमीन हड़पने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया की तरह दूसरे देशों के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया, और आज चीन इन सभी इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की 60% जमीन उसकी खुद की नहीं है, और यह जमीन उसने अपने पड़ोसी देशों से धीरे धीरे हड़प ली है। यही काम वो भारत के साथ भी कर रहा है। ये चीन की वो विस्तारवादी सोच है जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज हम शी जिनपिंग के दिमाग को भी डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे शी जिनपिंग सिर्फ चीन के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं, और कैसे उनकी इस मंशा पर सिर्फ भारत ही पानी फेर सकता है, यानी आप लोग ही पानी फेर सकते हैं। कुल मिलाकर अब हिंदी चीनी भाई भाई नहीं बल्कि हिंदी चीनी बाय बाय कहने का समय आ गया है। कोविड-19 ने हमें आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, और इसी तरह चीन ने भी अनजाने में ही सही हमें आत्मनिर्भर और पहले से ज्यादा शक्तिशाली देश बनने का एक शानदार अवसर दिया है। इसलिए आज इस पर भी हम सबको मिलकर विचार करना होगा। इसके बाद हम आपको उन शहीदों के घर लेकर चलेंगे जिन्होंने गलवान घाटी में चीन से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और इन शहीदों से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां भी आज हम आपको सुनाएंगे। और आखिर में हम बॉलीवुड के उस गैंग का पर्दाफाश करेंगे जो टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बदनाम है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के लिए भी इसी गैंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन अब फिल्मी सितारों को भगवान का दर्जा देने वाली जनता ने फिल्म इंडस्ट्री के इन तानाशाहों का तख्ता पलट करने की तैयारी कर ली है, जिस पर आज हम एक जरूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े सितारों की ऐसी ट्रोलिंग इस देश में कभी नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को चीन की सीमा पर झड़प के बाद आज के हालात की जानकारी दी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लिए देश की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों से बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अपने शहीदों पर गर्व है कि वो मारते मारते मरे हैं और भारत उकसाने पर उचित जवाब देने में सक्षम है। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री और बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों में संघर्ष पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कड़े शब्दों में आपत्ति जताई। चीन के विदेश मंत्री से फोन पर हुई बातचीत में एस जयशंकर ने कहा कि गलवान घाटी में जो भी हुआ वो चीन की पहले से बनाई प्लानिंग थी
और चीन ने जमीनी हालात बदलने की कोशिश की। चीन ने एलएसी पर भारतीय सीमा में बने हुए स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद यह विवाद हुआ। विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि गलवान में जो हुआ उसका दोनों देशों के संबंधों पर बहुत गहरा असर होगा। चीन कह रहा है कि गलवान घाटी में हुई झड़प के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। चीन ने गलवान घाटी को अपने देश का हिस्सा भी बताया और कहा कि इस विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान को मैं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नमन करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वश्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन किया है। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल नरवणे ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और देश की रक्षा में जवान मजबूती से खड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीद सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राहुल ने गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर ट्वीट कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया कि आखिर उन्होंने संवेदना जताने में 2 दिन का वक्त क्यों लगा दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार से पूछा है कि चीन को भारत की जमीन पर कब्जा करने में सफलता कैसे मिली। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है। शिवसेना ने भी सरकार से पूछा है कि चीन को जवाब कब मिलेगा। पूरा देश लद्दाख के शहीदों के शौर्य को सलाम कर रहा है। शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। शहीद कर्नल सुरेश बाबू का पार्थिव शरीर भी उनके घर तेलंगाना के सूर्यापेट पहुंचेगा। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बिहार के सहरसा में शहीद कुंदन कुमार के घर पर मातम है, लेकिन परिवार वालों को बेटे की शहादत पर गर्व है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारत ने सभी राज्यों में एलएसी पर सुरक्षा बढ़ा दी है और भारत चीन सीमा की सभी पोस्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सेना अलर्ट पर है। वायुसेना के एयरबेस को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। भारतीय नौसेना ने भी समुद्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सेना हाई अलर्ट पर है। यहां उरी, केरन, गुरेज समेत कई सेक्टर्स में पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम तोड़ रहा है। लद्दाख में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कई राज्यों में आज चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और जवानों के बलिदान का बदला लेने की मांग की। कोलकाता में भी लोग चीन के खिलाफ गुस्से में थे। लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों को आग लगा दी। लखनऊ में भी व्यापारियों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाराणसी में भी लोगों ने चीन को धोखेबाज बताया और नारेबाजी की। चीन के खिलाफ गुस्सा भोपाल में भी दिखा। प्रदर्शन करके लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग की। चीन से सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को सभी पार्टियों के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सभी पार्टियों को अभी के हालात की जानकारी देंगे। सीमा विवाद पर कई पार्टियों ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की है। चीन के साथ भारत के हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। उरी और पुलवामा में आतंकी हमला जब हुआ था तब भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। देश में कोरोना से मौत के नए आंकड़े डराने वाले हैं। पहली बार 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,54,000 से ऊपर पहुंच गई है, जिनमें 1,86,935 लोग इलाज से ठीक हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से 11,903 लोगों की मौत हुई है।
राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट और बेहतर हुआ है। देश में कोरोना के 52.79% मरीज इलाज से ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का टेस्ट अब 2400 रुपए में होगा। दिल्ली वालों पर बोझ कम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना टेस्ट फीस कम करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय कमेटी ने दिल्ली सरकार को जांच की फीस कम करने को लेकर निर्देश जारी किया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1859 नए केस सामने आए हैं और 93 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 44,688 हो गए हैं। 16,500 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना की वजह से 1837 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली के 242 कंटेनमेंट जोन्स में कल से एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच शुरू हो जाएगी। दिल्ली को अब तक 50,000 किट मिल चुकी है। एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना की जांच रिपोर्ट 15 मिनट में आ जाएगी। आज सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही विशेष, बहुत ही खास तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आज पूरे देश में वायरल है। इस तस्वीर में चीन के ड्रैगन के सामने क्रोधित मुद्रा में भगवान श्री राम हैं और वो धनुष और बाण के साथ ड्रैगन का वध करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये भारत से नहीं बल्कि ताइवान से आई है, लेकिन भारत में इस समय ये तस्वीर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस तस्वीर की गंभीरता को समझते हैं? इस तस्वीर में भी श्री राम है और संदेश साफ है कि अब पूरे देश को उस चीन से लड़ना है जिसने हमारे संयम और हमारी विनम्रता की परीक्षा ली है। और अब समय आ गया है कि इस अहंकारी ड्रैगन को श्री राम का देश अपनी शक्ति दिखाए। इस तस्वीर का सीधा संदेश यही है कि चीन के साथ ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं है, ये लड़ाई अकेले सरकार की भी नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये लड़ाई पूरी सभ्यता की है, हमारे संस्कारों की है। आपको रामायण का वो प्रसंग जरूर याद होगा जिसमें श्री राम की सेना लंका पहुंचना चाहती थी, लेकिन समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। भगवान श्री राम ने समुद्र से 3 दिन तक निवेदन किया और बहुत इंतजार भी किया, लेकिन जब समुद्र ने भगवान श्री राम के विनम्र निवेदन को भी माना नहीं तो भगवान राम क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से समुद्र घबरा गया था और फिर समुद्र उनके सामने झुक गया और श्री राम के लंका जाकर उन्होंने रावण का वध करने का मार्ग उनका प्रशस्त हो गया था। यही भावना आज पूरे देश की है। भारत ही अकेला एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। भारत ने कभी किसी देश की जमीन हड़पी नहीं। हमने सीमा की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का हमेशा सम्मान किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह तस्वीर ताइवान के एक प्रमुख अखबार ताइवान टाइम्स ने बहुत प्रमुखता से प्रकाशित की है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानता। चीन ताइवान को भी डरा धमका रहा है, लेकिन ताइवान की हिम्मत देखिए आप कि ताइवान जैसा छोटा देश है लेकिन चीन के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। ताइवान को डराने के लिए लड़ाकू विमान चीन लगातार भेज रहा है, लेकिन ताइवान डरा नहीं, उसने चीन के लड़ाकू विमानों को भी खदेड़ दिया। सवाल अब इस बात का है कि क्या अब भारत के लिए चीन पर नई नीति बनाने का समय आ गया है जिसमें वो चीन के खिलाफ ताइवान जैसे देशों का खुला समर्थन करे? और क्या अब हिंदी चीनी भाई भाई की जगह हिंदी चीनी बाय बाय कहने का समय आ गया है? और अगर आप खुद ये सोचते हैं जो हम आपको कह रहे हैं कि भारत को अब चीन को बाय बाय कह देना चाहिए, तो आप आज इस हैशटैग पर ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय, यानी हिंदी चीनी भाई भाई का समय समाप्त हुआ और हिंदी चीनी बाय बाय का समय अब शुरू होता है आज से। यहां इस तस्वीर से जुड़ी एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। यह तस्वीर हांगकांग में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और इस तस्वीर को भारतीय मूल के ही एक डिजाइनर ने 24 घंटे में तैयार किया है और हांगकांग से होते हुए यह तस्वीर ताइवान पहुंच गई। ताइवान में यह प्रकाशित हुई और ताइवान से ये भारत आ गई और अब ये जी न्यूज के जरिए आप लोगों तक पहुंच रही है। श्री राम
मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन वो सही समय पर अपने बल का प्रयोग करना भी जानते थे। जो सच्चा वीर होता है उसे चुनौतियों से डर नहीं लगता और वो पुरुषार्थ के दम पर आखिरकार विजय हासिल कर ही लेता है। इसी वीरता पर आज हमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। इस कविता का शीर्षक है वीर, और इसमें दिनकर लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये आज के भारत पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। भारत इस समय एक ऐसी ही विपत्ति का सामना कर रहा है और यह विपत्ति चीन के विश्वासघात से पैदा हुई है। भारत के जो सूरमा सरहदों पर चीन को उसकी भाषा में जवाब दे रहे हैं वो जरा भी विचलित नहीं है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन के नेताओं को अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं। चीन को चोट पहुंचते ही ये लोग अपना धीरज खोने लगते हैं और विचलित हो जाते हैं। असल में ये भारत के लोगों की जो पसंद है, जो उन्होंने 2019 के चुनाव में की थी, उस पसंद से इतने विचलित हैं, इतने परेशान हैं। भारत के लोगों ने वोट देकर जिस सरकार को चुना, उस सरकार के हर दुश्मन को ये लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं और इस पूरे क्रम में ये देश के दुश्मनों को भी अपना दोस्त मान लेते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी नफरत के चलते ये लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीन जो कुछ कर रहा है वो किसी एक पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ कर रहा है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को यह समझना होगा कि चीन की लड़ाई भारत से है, भारत देश से है, राष्ट्र से है और उस देश के 137 करोड़ लोगों से है। आज हम चीन के षड्यंत्र की पोल खोलने के साथ साथ भारत में बैठकर भारत की ही राह में कांटे बिछाने वाले इन लोगों का भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आज दिन भर इस मुद्दे पर क्या क्या हुआ है, क्योंकि जैसा हमने कल आपको बताया था, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। ये बात हम भूल नहीं सकते, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पर कुछ ना कुछ तो भारत को करना ही होगा। भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसलिए इस चीन की इस दुस्साहस को माफ तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब बड़ी बात यह है कि भारत को क्या करना चाहिए, इसी पर हम आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज यह हुई है कि इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया, जिसमें उन्होंने देश को यह भरोसा दिलाया है कि सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के लिए उसकी एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देने में भी वो सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण पर एक बैठक के दौरान कही और इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। सबसे पहले आप यही सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को, आप सबको क्या भरोसा दिलाया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। ये प्रधानमंत्री के बहुत मजबूत शब्द हैं और बहुत मजबूत संदेश है। आपको याद होगा जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे
तब भी प्रधानमंत्री के यही शब्द थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में बालाकोट में जो कुछ हुआ वो आप सबको याद होगा और पाकिस्तान को तो और भी अच्छी तरह से याद होगा। वैसे एक बात यह भी है कि हाल ही में जो कुछ हुआ भारत और चीन के बीच, उसमें जो एक देश है जो सबसे ज्यादा खुश है भारत के 20 जवानों के शहीद होने पर, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत खुश है और पाकिस्तान के समर्थन वाली जो टुकड़े टुकड़े टीम है और जो सबूत गैंग है जो हमारे देश में रहता है, वो भी बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी जब उन्हें यह पता चला कि हमारे इतने सारे जवान वहां शहीद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि 43 जवान चीन के भी मारे गए हैं, तब उनकी यह मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सभी राजनीतिक पार्टियों की राय जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें चीन के बारे में सरकार के फैसलों से अवगत कराएंगे। इसके अलावा चीन के साथ सीमा विवाद पर आज भी दिन भर बड़ी बड़ी बैठकों का दौर चलता रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसके बाद रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी भारत की तैयारियों के बारे में पूरा अपडेट दिया और जो आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के साथ जो उनकी बैठकें हुई हैं और सीडीएस के साथ जो बैठक हुई है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री हर रोज अब रक्षा मंत्री से पूरी जानकारी ले रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री हर रोज ये पूछ रहे हैं कि क्या तैयारी की जा रही है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से आज बात की। इस बातचीत से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में गलवान वैली को चीन का हिस्सा बताया। गलवान घाटी, जहां पर भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ था सेनाओं के बीच में, उस जगह को चीन अपना इलाका बता रहा है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को यह धमकी दी है और कहा है कि भारत में कुछ लोग सोचते हैं कि भारत की सेना चीन की सेना से ज्यादा मजबूत है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यह गलत धारणा है और यह बात व्यावहारिक नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि चीन की सेना ने हाल ही में ऊंचे पहाड़ों पर और ऐसे इलाकों पर एक युद्ध अभ्यास किया है जिसमें टैंक, मिसाइल और लंबी दूरी की तोपों का भी इस्तेमाल किया गया है। और इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी प्रोपेगेंडा वीडियो की तस्वीरें हैं जो ग्लोबल टाइम्स ने आज जारी की हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीन की सेना इस समय लद्दाख के आसपास के इलाकों में युद्धाभ्यास कर रही है और चीन की सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये वीडियो असल में उन्होंने भारत को डराने के लिए शूट किया है और फिर उसे जारी किया गया है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स के जो लोग हैं जो चीन के इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं, चीन की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें हम ये बता दें कि वो भी ये जानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में आती है और अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो भारत की सेना चीन की सेना पर बहुत भारी पड़ेगी। उन्हें हम ये भी बता दें कि चीन की सेना वीडियो शूट करने के लिए बहुत अच्छी है, वीडियो गेम्स खेलने के लिए बहुत अच्छी है, चीन की सेना इस तरह की मॉडलिंग करने के लिए बहुत अच्छी है और वो एक्सपर्ट हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर जमीन पर लड़ाई हो गई और वो कन्वेंशनल वॉर हुआ इसी इलाके में, तो चीन की सेना की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ये एक आउट ऑफ प्रैक्टिस सेना है जिसने वर्षों से कोई युद्ध लड़ा नहीं है। जो आखिरी युद्ध इन्होंने वियतनाम के साथ लड़ा था उसमें इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। इसलिए ये जो सेना है ये लड़ने वाली सेना नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाली सेना है और इस सेना का भी इस्तेमाल चीन की सरकार सिर्फ अपने लोगों को डराने के लिए करती है। इसलिए इसका रोल उतना ही होना चाहिए। चीन के लोग भले ही इससे डर जाएं, लेकिन भारत की सेना और भारत के लोग इस तरह के नकली वीडियोस से डरने वाले नहीं हैं। आज ही अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गलवान घाटी में हुई इस हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिकों की मौत हुई है या फिर ये घायल हुए हैं।
यानी चीन की तरफ से 35 कैजुअलिटीज हुई हैं। ये उस सबूत गैंग को जवाब है जो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता था कि भारत ने चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और कैजुअलिटीज जो हैं वो दोनों तरफ से हुई हैं। आपने ये भी देखा होगा कि चीन ने भी अभी तक अपने लोग जो मारे गए हैं उनकी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा है। चीन ने ये तो मान लिया कि हिंसक झड़प हुई है दोनों देशों के बीच में। चीन ये भी कह रहा है कि गलती भारत की है। चीन ये कह रहा है कि भारत की जो सेना है, भारत के सैनिक उनके इलाके में जबरदस्ती घुसे थे, इसलिए ये झड़प हुई है। यानी पूरा दोष उन्होंने भारत के ऊपर और हमारे सैनिकों के ऊपर डाल दिया। लेकिन चीन ने एक बार भी अभी तक ये नहीं बताया कि इस झड़प में उनके कितने लोग मारे गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी उसमें यह बताया गया था कि चीन की तरफ से 43 कैजुअलिटीज हुई हैं। इनमें मरने वाले और गंभीर रूप से घायल लोग हैं। कितने मरे हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, यह पता लगाना इस वक्त किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 35 कैजुअलिटीज इसमें चीन की तरफ से हुई हैं। लेकिन चीन वो देश है जिसने कोरोना वायरस से कितने लोग मारे गए उसके बारे में भी पूरी दुनिया को पता नहीं चलने दिया, तो वो अपने लोग जो मारे गए हैं उसके बारे में कैसे दुनिया को बताएगा। लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे हैं हमारे ही अपने देश में, तो उनको हम बता दें कि अगर आपको अमेरिका पर भरोसा है तो आप ये मानकर चलिए कि उनके 35 लोग गए, और अगर आपको अपने देश के सूत्रों पर भरोसा है तो ये मानकर चलिए कि चीन के 40 से 50 जवान उन्होंने गंवा दिए हैं। इसलिए अगर बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि चीन ने घर में घुसकर मारा है, तो वो ये जान लें कि घर में घुसकर उन्होंने नहीं बल्कि हमने मारा है। कुछ दिन पहले चीन ने गलवान घाटी से पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन चीन ने न सिर्फ अपना यह वादा तोड़ दिया बल्कि 1962 के युद्ध के बाद भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात भी किया, और चीन अब भी भारत को धोखा देने की फिराक में है। ये वही इलाका है जो हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। सैटेलाइट से ली गई ये एक ताजा तस्वीर है। इससे साफ होता है कि भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ली गई ये तस्वीर है। इसमें चीन की सेना की करीब 200 गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास देखा जा सकता है, और यही वो जगह है जहां 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। एक बार फिर मैं आपको करीब से इस तस्वीर को दिखाना चाहता हूं। यह सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर है, उसी इलाके की है जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, आपको कभी मौका भी नहीं मिलेगा, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह के टेरेन में और किस तरह के हालात में इस तरह के संघर्ष हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस झड़प के बाद चीन और भारत की सेना ने पीछे हटने पर सहमति जताई थी और दोनों देशों ने इस इलाके में तनाव को कम करने की बात कही थी। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन अब भी इस इलाके में डटा हुआ है, और इसलिए चीन की किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय सेना के जवान गलवान नदी पार करके उस विवादित इलाके में पहुंचे जहां चीन ने कब्जा किया हुआ था, और चीन ने वहां पर अपनी एक टेम्परेरी पोस्ट बना ली थी। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने का वादा कर चुकी थी, इसलिए भारत की सेना के जवान ये सुनिश्चित करने गए थे कि चीनी सेना अपने वादे पर अमल कर रही है या नहीं। लेकिन इसी दौरान चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों पर हमला बोल दिया। ये बात शाम की है, शाम को यह हमला बोला, और ये जो संघर्ष है ये आधी रात तक चलता रहा, बिल्कुल अंधेरे में, और सैनिकों के बीच पत्थर, लाठी, डंडों और लोहे की रॉड्स के साथ मारपीट शुरू हुई। इस दौरान भारत के कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए और इनमें से 20 जवानों को चोट और ठंड की वजह से मृत्यु हो गई। वहां पर जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे है, और हालात जो हैं बड़े वहां पर हमेशा बहुत मुश्किल रहते हैं। टेरेन ऐसा है कि वहां पर चलना भी मुश्किल होता है। हालांकि चीन को भी इस दौरान काफी नुकसान हुआ है और उसके कम से कम 35 से 43 सैनिक मारे जाने की खबर इस समय मिल रही है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि चीन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भारत की फौज ने उनके 35 से 45 जवानों को मार डाला है, क्योंकि चीन के लिए यह बहुत ही एक तरीके से शर्म की बात है। और जो चीन का जो मीडिया है, अगर मैं चीन के मीडिया के अखबारों की अगर हमने आज स्टडी किया कि चीन के अखबारों में क्या छपा है, तो चीन के अखबारों में कहीं पर भी इस खबर को प्रमुखता से नहीं छापा गया है। अगर आपने नोट किया हो, हमारे देश में आप न्यूज चैनल्स ले लीजिए, चाहे देश का कोई भी अखबार ले लीजिए, पहले पन्ने पर सबसे बड़ी खबर
यही है। लेकिन चीन में छपने वाले तमाम अखबार या चैनल्स ऐसे हैं जो इस खबर का संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, और चीन के बड़े बड़े अखबारों में या तो इस बारे में कोई खबर छपी ही नहीं है, या कोई बहुत ही छोटी सी मामूली सी खबर छपी है, और उसमें भी उन्होंने अपने जवानों के मारे जाने के बारे में कोई खबर नहीं छापी है। यह फर्क है भारत में और चीन के मीडिया में। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद भारत और चीन के रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। चीन भारत का वो पड़ोसी देश है जिसे भारत ने हाल ही के वर्षों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 18 बार आपस में अलग अलग जगहों पर मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने अब तक के कार्यकाल में 5 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 70 वर्षों में इतनी बार चीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार चीन जा चुके हैं, जबकि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के तौर पर 2 बार भारत आ चुके हैं। इस दौरान भारत ने शी जिनपिंग का पूरा आदर सत्कार किया, उन्हें भारत की संस्कृति के दर्शन करवाए और यह एहसास दिलाया कि 21वीं सदी में भारत और चीन के पास मित्रता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसी दोस्ती पर दोनों देशों का भविष्य टिका हुआ है। बात तब यह होती थी कि भारत और चीन अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं, लेकिन चीन को शायद ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन जब जब भारत ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब चीन ने हमेशा धोखा ही दिया है। हमारे यहां अक्सर कहा जाता है कि अगर आप एक बार किसी का नमक खा लें तो आप जीवन भर उसे धोखा नहीं देते, लेकिन चीन बार बार भारत को घायल करके भारत के जख्मों पर नमक छिड़कता है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसे समझने के लिए आज आपको शी जिनपिंग की मंशा को समझना होगा। शी जिनपिंग की मंशा चीन के बाद अब दुनिया का सुप्रीम लीडर बनने की है। उनकी जो अंदर की इच्छा है वो ये है कि चीन के सुप्रीम लीडर तो वो बन गए, अब वो दुनिया के सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं, और ये जो उनकी इच्छा है, इस इच्छा ने उन्हें अंधा बना दिया है। इसी वजह से बार बार वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत को धोखा देते हैं। इसके लिए शी जिनपिंग क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी का सहारा ले रहे हैं। फिर से आप सुन लीजिए, क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने की नीति। इस पॉलिसी के तहत चीन एक एक इंच करके किसी देश की जमीन पर कब्जा करता है और बॉर्डर से जुड़े पिछले समझौतों से लगातार पीछे हटता चला जाता है। चीन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया है जो इसी क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपना विस्तार करना चाहता है। अगर अभी कोई देश चीन की इस हरकत पर आपत्ति जताता भी है तो चीन 3 कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे चला जाता है, और इसका नतीजा यह होता है कि पीछे हटने के बाद भी 1 कदम जमीन चीन के नियंत्रण में आ ही जाती है। यानी 3 कदम आगे बढ़ो, फिर 2 कदम पीछे आ जाओ और 1 कदम ले लो। गलवान घाटी पर चीन का दावा इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहां ये सियाचिन ग्लेशियर बहुत दूर नहीं है, और वो सक्षम घाटी के भी बहुत करीब है, जिसे 1962 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। भारत सियाचिन से पाकिस्तान और चीन दोनों पर एक साथ नजर रखता है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भी इसी से लगा हुआ है। आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी में दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हवाई पट्टी है। अगस्त 2013 में भारतीय वायुसेना ने यहां अपना सबसे बड़ा C-130J सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा था। इस लिहाज से गलवान घाटी चीन की सीमा पर भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो भारत के 2 दुश्मन एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाएंगे, और तब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों फ्रंट भारत के खुल जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के पास अभी जो जमीन है उसमें से करीब 60% जमीन कभी उसकी थी ही नहीं। चीन ने मंगोलिया, तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंचूरिया जैसे इलाकों पर कब्जा करके अपना इतना विस्तार आज किया है। 1962 के युद्ध के बाद चीन के कब्जे में भारत के कुछ इलाके भी आ गए थे, और बाद में पाकिस्तान ने भी अपने कुछ इलाकों को चीन को ही सौंप दिया। ये जो आप देख रहे हैं चीन
का नक्शा देखिए, ये वो इलाके हैं जो एक जमाने में चीन के नहीं हुआ करते थे। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। और धीरे 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 चीन ने इन तमाम इलाकों को, अलग अलग देशों के इलाकों को अपने अंदर ले लिया, ये सारा इलाका हड़प लिया। हैरानी इस बात की है कि टुकड़े टुकड़े करके जमीन इकट्ठी करने वाला चीन आज वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, और इसी पॉलिसी के तहत वो तिब्बत से लेकर ताइवान और हांगकांग पर अपना दावा ठोकता है। यह विश्लेषण हमने असम राइफल्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल रामेश्वर राय से बातचीत के आधार पर आज तैयार किया है, इसलिए उनका शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। इस काम में, इस रिसर्च में उन्होंने हमारी काफी मदद की है। लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में यह वन चाइना पॉलिसी एक कदम आगे बढ़ चुकी है, और अब चीन अपनी सेना और पैसों के दम पर उन देशों को भी अपना हिस्सा बनाना चाहता है जो अब तक चीन के चंगुल से आजाद हैं। अपनी इसी रणनीति के तहत चीन भारत के साथ उलझने का दुस्साहस कर रहा है, और चीन दुनिया को यह बताना चाहता है कि जब वो भारत जैसे विशाल देश को डरा सकता है तो छोटे छोटे देश उसका क्या बिगाड़ लेंगे। चीन के राष्ट्रपति खुद को दुनिया का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, और इसलिए चीन उनके नेतृत्व में भारत समेत कई देशों से आजकल उलझ रहा है। और इन देशों में सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। अगर ये सारे देश इकट्ठे नहीं हुए, पूरी दुनिया अगर इकट्ठी नहीं हुई इस समय चीन के खिलाफ, तो बहुत देर हो जाएगी। चीन को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी को खारिज कर दिया जाए, इसे फ्लॉप किया जाए, और जो इलाके चीन से अलग होना चाहते हैं उन्हें कूटनीतिक समर्थन देकर चीन को मुश्किल में डाला जाए और चीन को दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए। क्योंकि अगर दुनिया के देश ऐसा नहीं करेंगे तो चीन अमेरिका की गर्दन तक भी पहुंच जाएगा एक दिन, और वो किसी देश को हथियारों तो किसी देश को पैसों के दम पर, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो अपने इस वुहान वायरस के दम पर झुकाने की कोशिश करेगा। उसके पास तीन ही रास्ते हैं। कुछ देशों पर वो दबाव बनाता है अपनी सेना के जरिए। जो बहुत कमजोर देश हैं उन्हें पैसा देता है लोन देकर, और उनसे कहता है कि मुझसे लोन लीजिए, और उन देशों पर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है कि इनडायरेक्टली वो उन देशों पर अपना कब्जा जमा लेता है। और तीसरा जो उसका तरीका है वो आपने अभी देख ही लिया। तीसरा तरीका पूरी दुनिया देख रही है, वुहान वायरस। तो अगर कोई सेना हथियारों से ना माने, पैसों से भी ना माने, तो फिर वायरस के जरिए उस देश को बर्बाद कर दिया जाएगा। शी जिनपिंग चीन के नेता हैं, लेकिन वो खुद को किसी चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं समझते। आज के जमाने में वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि दुनिया भर की आने वाली पीढ़ियां उन्हीं के शासन में अपना जीवन बिताएं। इसलिए आज हमने शी जिनपिंग के व्यक्तित्व को डिकोड करने की कोशिश की है। शी जिनपिंग का इतिहास रईसों वाला भी है, और वो चीन में गरीब लोगों के बीच एक पोस्टर बॉय वाली छवि भी रखते हैं। बचपन से ही उन्होंने सत्ता की ताकत को बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उनके पिता चीन के एक बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और वो सरकार में बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं। यानी उनका जो बचपन है वो तो एक राजकुमार की तरह बीता। लेकिन अचानक समय बदल गया और शी जिनपिंग के पिता कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत कमजोर पड़ गए, और उसके बाद अलग थलग पड़ गए। उनका पतन शुरू हो गया, राजनीतिक पतन। इसके बाद इसका खामियाजा शी जिनपिंग को भी उठाना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके साथ के बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे उनके पिता की वजह से। इसके बाद चीन में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई, और बड़े नाजों से पले हुए, इतने अमीर परिवेश में पले बड़े हुए शी जिनपिंग को एक गांव में खेती करने के लिए भेज दिया गया। इस दौरान शी जिनपिंग को उपहास और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके साथ खेती करने वाले किसान उन्हें औसत दर्जे का और कमजोर मानते थे। लेकिन आगे चलकर शी जिनपिंग ने किसानों के इसी अनुभव का इस्तेमाल मार्केटिंग और एक औजार के तौर पर किया, और वो आज खुद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते हैं। लेकिन शी जिनपिंग के लिए राजनीतिक यात्रा इतनी आसान नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की उनकी कई अर्जियां खारिज कर दी गई, यानी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप तक नहीं दी गई। उन्हें सिस्टम की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा, और धीरे धीरे करके संघर्ष करके एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर उनकी एंट्री कम्युनिस्ट पार्टी में हुई। फिर धीरे 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 वो और बड़े पदों तक पहुंचते चले गए, और एक दिन राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। इसलिए शी जिनपिंग आज अपनी सत्ता को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, और वो खुद जीवन भर चीन का सुप्रीम लीडर बने रहना चाहते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने अपने दम पर अर्जित किया है। इसके लिए उन्होंने घरेलू मोर्चे पर बहुत सारी चीजें की।
उन्होंने खुद को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का कमांडर इन चीफ के तौर पर अपने आप को नियुक्त कर दिया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मजे की बात यह है कि उन्हें सेना का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आप को पीएलए का कमांडर इन चीफ बना लिया। वो एक जमाने में चीन के पूर्व रक्षा मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे और शायद इसी वजह से उन्हें अपने बारे में ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट होने की वजह से, उनका पीए होने की वजह से उन्हें रक्षा मामलों की बड़ी जानकारी है और वो बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार हैं, क्योंकि वो चीन के रक्षा मंत्री के पीए रहे थे एक जमाने में। इसीलिए जब भी किसी दूसरे देश से उनकी सेना का टकराव होता है तो वो पीएलए के खुद इंचार्ज बन जाते हैं, पीएलए का चार्ज पूरी तरह संभाल लेते हैं और सारे ऑपरेशंस पर खुद नजर रखते हैं। यानी उन्होंने जो पूरा अपना सिस्टम बनाया है वो ये है कि वो डे टू डे जो अफेयर्स हैं उसमें भी दखल अंदाजी करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बने रहने की सीमा को भी समाप्त कर दिया है और अब वो आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने सारे विरोधियों को भी किनारे कर दिया है और बहुत सारे ऐसे विरोधियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया है। और आज चीन की सेना, वहां की मीडिया और वहां के उद्योग जगत का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है शी जिनपिंग को हर हाल में खुश रखना, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और उन्हें चुनौती देने की ताकत किसी के पास नहीं। ये सब लोग अब की जनता की नहीं बल्कि सिर्फ शी जिनपिंग की सेवा की बात करते हैं। वो सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा करते हैं और घर के अंदर इतना शक्तिशाली हो जाने की वजह से ही शी जिनपिंग अब पूरी दुनिया का सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। इससे पहले चीन के ज्यादातर नेता दुनिया के सामने शांत बने रहते थे और कभी खुलकर उस तरह के दावे नहीं करते थे जैसे दावे बेशर्मी के साथ शी जिनपिंग करते हैं। शी जिनपिंग अपने देश के लोगों को यह यकीन दिला रहे हैं कि इतिहास में चीन से जो सम्मान छीना गया है वो उसे जबरदस्ती वापस लाएंगे और उसके लिए वो चीन के लोगों के मन में एक नकारात्मक राष्ट्रवाद भर रहे हैं, नेगेटिव नेशनलिज्म। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ पुराने मुद्दों पर उलझ रहे हैं और अपनी सेना के दम पर अपनी विदेश नीति तैयार करते हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपनी विदेश नीति के लिए भी अपनी सेना का इस्तेमाल करता है। चीन की सेना उन्हीं के इशारों पर भारत को उकसा रही है और इसके जरिए वो न सिर्फ छोटे देशों पर दबाव डालना चाहते हैं बल्कि उन बड़ी कंपनियों को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं जो कोरोना वायरस के बाद चीन छोड़कर भारत आना चाहती थी। यानी शी जिनपिंग गलवान के रास्ते खुद को पूरी दुनिया में एक बलवान नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारत उनकी इस मंशा को सफल होने नहीं देगा, क्योंकि शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को स्टडी कर लिया होगा लेकिन भारत को वो ठीक से समझ नहीं पाए। हमने आज हिंदी चीनी बाय बाय के नाम से आपके साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की है और सोशल मीडिया पर आप सब की वजह से इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि इतनी सी देर में ही ट्विटर पर आप सबका हैशटैग कुछ ही मिनटों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और यह हैशटैग है हिंदी चीनी बाय बाय। और जो रिस्पॉन्स इस समय हमें मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारत की जनता, भारत के लोग भारत की सेना के साथ अब चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और भारत की जनता को जो भी विकल्प दिए जाएंगे, जो रोल वो निभा सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, हमारे देश का एक एक नागरिक अपना रोल इस लड़ाई में जरूर निभाएगा। अब सवाल यह है कि अगर शी जिनपिंग ने दुनिया का सुप्रीम लीडर बनने का फैसला कर ही लिया है तो क्या भारत उन्हें रोक सकता है? क्या भारत के 137 करोड़ लोग उन्हें रोक सकते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। पहला यह कि भारत चीन के साथ एक छोटा लेकिन निर्णायक युद्ध लड़े। इस समय भारत क्या कर सकता है? क्योंकि हमारे 20 लोग मारे गए हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इसलिए एक विकल्प यह है एक छोटा युद्ध लड़ा जाए, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने कारगिल का युद्ध लड़ा था और पाकिस्तान की सेना को पीछे छोड़कर अपना इलाका खाली कराया था। यह काम हम चीन के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि भारत भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी दूसरे इलाके में चीन के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दे। जैसे चीन के सैनिक गलवान घाटी तक घुस आए, वैसे ही भारत भी किसी दूसरे इलाके पर कब्जा कर सकता है जिस पर चीन अपना दावा करता हो। इससे चीन को बिना किसी शर्त के बातचीत की टेबल पर आने के लिए हम मजबूर कर देंगे, बार्गेनिंग करेंगे और कहेंगे कि तुम ये इलाका छोड़ो और इसके बदले में हम दूसरा इलाका जो हमने कब्जा कर लिया है हम उसे छोड़ेंगे।
तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि भारत चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की शुरुआत करे। इसमें दुनिया के तमाम शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों को शामिल किया जाए और चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग करके उसे झुकने पर मजबूर कर दिया जाए। अमेरिका पहले ही इकोनॉमिक सैंक्शंस चीन के ऊपर लगा चुका है, जिससे चीन की हालत बहुत खराब हो जाएगी और वायरस की वजह से जो कुछ हुआ है उससे भी चीन पहले ही आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ है। ऐसा हो जाने के बाद अगर चीन भारत के साथ युद्ध की शुरुआत करता भी है तो उस पर कूटनीतिक दबाव भी होगा और भारत को अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से युद्ध के दौरान भी जरूरी मदद मिल जाएगी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यह है कि जब तक चीन LAC का मुद्दा पूरी तरह सुलझाने पर राजी ना हो, उसके साथ किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बातचीत ना की जाए। यानी चीन को आधिकारिक तौर पर LAC को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मानने पर मजबूर किया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस देश के तमाम जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं और भारत सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं। ये असल में चीन ने जाने अनजाने में भारत को एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया है चीन पर यह दबाव डालने का कि अब LAC सुनिश्चित की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है भारत और चीन के बीच में कि LAC पर पूरा कंफ्यूजन है। ना चीन को पता है ना भारत को पता है कि LAC के इस दौर में कौन सी जमीन हमारी है और कौन सी जमीन चीन की है। और चीन ने बहुत स्मार्टली इस मुद्दे को कभी भी सॉल्व होने नहीं दिया। दरअसल भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और चीन जानबूझकर इस सीमा को विवादित बनाकर रखना चाहता है। जब तक भारत चीन के साथ LAC पर मजबूती से बात नहीं करेगा, तब तक चीन इस सीमा के पास अलग अलग इलाकों पर ऐसे ही अपना दावा करता रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करता रहेगा। इसलिए भारत के लिए अब यह बहुत जरूरी है कि जब भी कोई बातचीत हो, सबसे पहले यह बातचीत चीन के साथ होनी चाहिए कि अब LAC का निर्धारण जरूरी हो गया है। अब LAC को निर्धारित किया जाए और एक एक इलाके को चिन्हित करके, मार्क करके यह बताया जाए कौन सा इलाका भारत का है और कौन सा इलाका चीन का है, क्योंकि इसके बाद एक आपके पास आधिकारिक तौर पर दस्तावेज होना चाहिए, एक आधिकारिक नक्शा होना चाहिए जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हो, जो चीन ने इतने वर्षों तक, दशकों तक कभी होने नहीं दिया। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए सबसे पहली शर्त यही रखता है कि कश्मीर पर सबसे पहले तय होना चाहिए कि क्या करना है। पाकिस्तान कश्मीर को पहले छोड़े, कश्मीर पर अपने दावे को सबसे पहले छोड़े, क्योंकि कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। उसी तरह भारत को अब चीन के सामने भी सबसे पहली शर्त यह रखनी होगी कि जब तक चीन LAC विवाद का हल नहीं करता, तब तक चीन से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। LAC चीन की दुखती रग है और अगर भारत LAC को सेटल करने के लिए चीन पर दबाव डाल देता है तो चीन के लिए यह सबसे बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक द्वंद्व बन जाएगा और इसी का फायदा उठाकर भारत चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकता है। क्योंकि जो पूरी कंफ्यूजन है, आज हमारी सेना को भी यह पता नहीं है कि वो किस इलाके की रक्षा करे और किस इलाके को चीन के लिए छोड़ दे, क्योंकि कुछ भी चिन्हित नहीं है। वहां अगर आप जाएंगे जमीन पर तो आपको पता चलेगा किलोमीटरों का इलाका ऐसा है जिसके बारे में ना चीन को कुछ पता है ना भारत को कुछ पता है और इसके बारे में टोटल कंफ्यूजन है। इसलिए भारत को अब सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि चीन पर इतना दबाव डाले कि LAC सेटल हो जाए हमेशा के लिए। और यह कहते हुए हमारा यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी जो आज की जमीन चीन ने हथिया ली है उसे हम जाने देंगे या छोड़ देंगे। यह हमारा अर्थ बिल्कुल नहीं है। जमीन हम अपनी वापस लेकर रहेंगे और जो हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं उनका बदला भी हम लेकर रहेंगे और चीन के साथ अब LAC पर भी बैठकर एक अंतिम फैसला हम लेंगे। यह भारत की रणनीति होनी चाहिए हमारे हिसाब से। आज चीन के खिलाफ देशों में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। हमारे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और चीन में बने सामान के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखाई दिया। लोग अब कह रहे हैं कि चीन के लिए भारत का बाजार बंद होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन की कंपनियों को भारत में मिले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए जाने चाहिए और भविष्य में भी चीन की कंपनियों को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि चीन की कंपनियां इसका आर्थिक फायदा उठा रही हैं। क्योंकि जब सीमा पर चीन हमारे देश को, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, तब उसकी कंपनियों को भारत में काम दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, उसकी कंपनियां भारत में पैसा कमा रही हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और मेरठ के बीच
रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाने के लिए करीब 1150 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट चीन की एक कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दे दिया गया है। इस चाइनीज कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, जबकि भारत की कंपनियां इससे जरा सा पीछे रह गईं। इसी तरह से महाराष्ट्र में चीन की 3 कंपनियां करीब 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। ये चीन की इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जिनके साथ महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन पहले ही समझौता किया है। ये कंपनियां पुणे में अपनी फैक्ट्रियां भी लगाएंगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब भारत सरकार चीन की कंपनियों को दिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा कर सकती है और चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि अगर चीन दुश्मन के तौर पर खुलकर सामने आ गया है तो फिर उसके साथ किसी भी तरह के संबंध बढ़ाने और व्यापार करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब भी चीन के साथ विवाद होता है तो भारत में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के खिलाफ अक्सर ऐसा ही गुस्सा दिखता है, लोग प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन फिर यह भी कहा जाता है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि हम चीन के सामान के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर चीन का ऐसा कौन सा सामान है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। आज हमारा भी आपके लिए यही सवाल है। आप आज एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में यह डालिए कि ऐसा कौन सा सामान है चीन का बना हुआ, ऐसी कौन सी ऐप है जिसके बिना आपका जीवन रुक जाएगा। चीन में बना कोई मोबाइल फोन हो या आपके मोबाइल फोन की कोई चाइनीज ऐप हो, चीन में बना हुआ कोई सस्ता टीवी टेलीविजन सेट हो, चीन में बनी हुई कोई सस्ती एसयूवी हो, या फिर दिवाली में घर सजाने के लिए दिवाली पर लगाई जाने वाली चाइनीज लाइट्स हो। आप एक बार सोच कर देखिए, इनमें से चीन का ऐसा कौन सा सामान है जिसके बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल रुक जाएगी, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनने का एक और शानदार मौका मिलेगा। अगर हम इन चाइनीज वस्तुओं की जगह पर किसी भारतीय या फिर किसी दूसरे विदेशी सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई कहने का वक्त अब जा चुका है। अब हिंदी चीनी बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। इसलिए आज आपसे हम कह रहे हैं, बैठिए, अपने परिवार से बात कीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि क्या आप चीन के सामान के बिना रह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग जातियों में जो आपके अपने अलग अलग तौर तरीके हैं उनको मानते हैं, अपने संस्कारों को आप मानते हैं। यहां हम 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ऐसे ही संस्कारों की बात करेंगे। हम जैन धर्म के उदाहरण से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो। साथ ही हम आपको उन शहीदों के घर लेकर जाएंगे जिन्होंने गलवान घाटी में चीन से लड़ते हुए अपने प्राण आप सब के लिए न्योछावर कर दिए। उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है, वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉज हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। So what have we created? We have created an average community. कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहां काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा, या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे 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 उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था,
मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि path to excellence is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने वैसे आपको यह भी बता दें अभी कि सरकार के स्तर पर भी हिंदी चीनी बाय बाय की शुरुआत हो चुकी है। और अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल के साथ साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो चीन की कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करें। अगर चीन की किसी कंपनी ने किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई बोली लगाई है तो उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। यानी ये चीन के लिए साफ संदेश है कि या तो वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए या फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे, सीमा पर भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे और भारत के बाजारों पर भी, बाजारों के जरिए भी उसे बहुत नुकसान होगा। और अगर हम इन तमाम चाइनीज वस्तुओं को अचानक अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर सकते तो क्या हम ये काम धीरे धीरे और आने वाले कुछ वर्षों में कर सकते हैं? ये तो कर ही सकते हैं। लद्दाख के शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने कुछ दिन पहले चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी और तब उन्होंने कहा था कि चाइनीज सामान का बहिष्कार हम तुरंत शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस काम को हमें एक योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना है और मुझे लगता है आप सब मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जो आज का हमारा हैशटैग है हिंदी चीनी बाय बाय, वो अब ट्रेंड कर रहा है
और हजारों की संख्या में उस पर ट्वीट्स आ रहे हैं। इसका मतलब भारत के लोगों ने अपने घर बैठे बैठे ही चीन को यह संदेश दे दिया है। लेकिन इसके लिए हमें उसी तरह का संकल्प लेना होगा जैसा संकल्प जैन धर्म के लोग लेते हैं। जैन धर्म के लोग, आप जानते हैं, मीट नहीं खाते, प्याज नहीं खाते और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। ये एक सिर्फ उदाहरण के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। इस संकल्प का असर बाजार पर भी उसी तरह से पड़ा कि, और आपने देखा होगा जगह जगह जैन भोजनालय और रेस्टोरेंट्स खुलने शुरू हो गए। इसी तरीके से जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में हलाल मीट का एक बड़ा बाजार अब बन गया है, क्योंकि वो यही खाते हैं। यानी अपनी आदत, परंपरा और संकल्प से एक पूरा की पूरा नया बाजार तैयार हो जाता है। अगर हम चीन में बने सामानों को भी इसी नजर से देखें तो क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक नया बाजार तैयार नहीं हो सकता? हमें यकीन है बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने आज ये तय कर लिया कि आप प्याज नहीं खाएंगे, अगर आपने आज ये तय कर लिया कि आप अपने संस्कारों के हिसाब से, जो भी आपकी जाति है, धर्म है, उसके हिसाब से आप कोई चीज एक खास तरीके से अपने जीवन में करते हैं अपने धर्म की वजह से, तो क्या और बहुत सारे लोग बाहर के ये कहेंगे आपको कि इसमें आपको बहुत परेशानी होगी। जैसे बहुत सारे जो शाकाहारी लोग हैं, जब वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां शाकाहारी खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तब भी वो शाकाहारी खाने के अपने संकल्प से हटते नहीं हैं, वो वही करते हैं। और धीरे 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 उन सब देशों में भी शाकाहारी खाने के रेस्टोरेंट्स खुलने लगे हैं। अगर भारतीय लोग दुनिया के आज जिस भी देश में रहते हैं, आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। ये होता है नया बाजार बना लेना अपनी आदतों के हिसाब से। इसलिए आज हमें इस बारे में सोचना होगा कि क्या हम भी एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो। हमारे जीवन में चीन के लिए कोई जगह नहीं। अपनी सेना से यह मांग करना तो बहुत आसान है कि वो चीन के सैनिकों को उनके घर में घुसकर मारे, और हमारी सेना ऐसा कर भी सकती है, ये करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन आज सवाल यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम और आप क्या कर सकते हैं? क्या आप अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए इस खून खराबे का टीवी पर सिर्फ लाइव टेलीकास्ट देखते रहेंगे, या फिर आप भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई में खुद एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहते हैं, एक सैनिक की तरह? क्योंकि सैनिक वही नहीं है जो सिर्फ वर्दी और हथियारों के साथ सीमा पर डटा हुआ है। आप भी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक सैनिक की तरह हैं। अगर आपने भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की के पुराने वीडियोस ध्यान से देखे हों, तो आपको ये पता चलेगा कि सीमा पर अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए किस तरह से हमारे सैनिक लड़ते हैं। इसी के लिए, इसी देश के लिए, इसी सीमा के लिए, आप सब के लिए 20 जवानों ने गलवान घाटी में अपनी शहादत दे दी। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि देश के इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे जवानों ने मारते मारते अपनी जान गंवाई है। हमारी सेना के जवान हो या फिर उनके परिवार हो, देश के लिए समर्पण क्या होता है, इनसे आप सीख सकते हैं। आज हम गलवान घाटी में शहीद 20 जवान और उनके परिवारों की कहानियां आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखकर आज पूरे देश को सीखना चाहिए कि असली राष्ट्रभक्ति क्या होती है। 20 शहीद जवानों में बिहार के सहरसा के शहीद सिपाही कुंदन यादव भी हैं। उनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी। 6 वर्ष और 4 वर्ष के 2 बेटे हैं। परिवार का सहारा जा चुका है, लेकिन पिता का हौसला देखिए कि जीवन के सबसे बड़े दुख के बावजूद उन्होंने ये कहा कि क्या हुआ जो उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया, वो तो अपने दोनों पोतों को भी देश के लिए न्यौछावर कर देंगे। पहले आप शहीद कुंदन यादव के पिता निमेंद्र यादव की ये बात सुनिए, जो आज आप सबको भावुक कर देगी। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको भेजेंगे। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको भेजेंगे। आज हमने पूरे देश से इन शहीदों के परिवारों के बारे में पता लगाया है, क्योंकि अब ये सारे परिवार हमारी और आपकी जिम्मेदारी हैं। आज हम सब, आप सब के साथ मिलकर हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं इन शहीदों को, और उनके परिवारों से ये वादा करते हैं कि हम उन्हें अपने परिवार की तरह ही सपोर्ट करते रहेंगे। हर चीज में उनका समर्थन हम जरूर करेंगे, और ये रिपोर्ट आज आप सबको देखनी चाहिए।
रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क। जिसके लिए शहीद हुआ, थोड़ा गर्व भी आ गई। कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के देश के लिए शहीद हुआ और इससे गौरव क्या हो सकता है। मेरा भाई एक वीर जवान है और हम लोग के नहीं पूरा दुनिया को दिखा दिया कि हम लोग लड़ने का ताकत रखते हैं बोके। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता के भेज रहे हैं, दूठो पड़ता है उसको भेजेंगे। दिल की आरज़ू यार, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी सर उठा के नहीं देख पाए पूरा। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। कोई हैदराबाद से था तो कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से था तो कोई बिहार से, कोई पश्चिम बंगाल से था तो कोई तमिलनाडु से। लेकिन सबकी ख्वाहिश एक थी, वतन की मिट्टी से दुश्मन को खदेड़ना, फिर चाहे जान रहे न रहे। तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और 1.5 साल से सीमा पर तैनात थे। 9 साल की बेटी और 4 साल के बेटे के पिता कर्नल संतोष अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी मां को खुशी है कि उनके बेटे ने देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इस बात का दुख भी है कि उनका इकलौता बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు, వాళ్ళు కూడా కల్లాల సంతోష్ బాబు అని చెప్పేసి చెప్పారు. అంటే మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఈ విధంగా జరిగింది కదా? ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. छत्तीसगढ़ के शहीद जवान गणेश कुंजाम ने 12वीं के बाद ही वर्ष 2011 में सेना ज्वाइन कर ली थी। वो अपने माता पिता की एक लौती संतान थे। 1 महीने पहले ही चीन के बॉर्डर पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। ये कब ज्वाइन किया था? मुझे 2011 लगभग में। मैं 1 महीना पहले बात किया था, उसके बाद मैं कहीं दूसरा पोस्टिंग में जा रहा हूँ चाचा करके बोले। झारखंड के शहीद कुंदन ओझा वर्ष 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। 2 साल पहले शादी हुई थी, 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन ना तो बच्ची को अपने पिता की गोद नसीब हो पाई और ना ही पिता अपनी बेटी का चेहरा ही देख पाए। 2011 में उनकी बहाली हुई थी और चाइना के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि चाइना तो एक कोरोना जैसी महामारी को पूरा विश्व को तबाह किया है, इसके अलावा फिर युद्ध करने के लिए तैयार है। इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी सर उठा के नहीं देख पाए। पूरा विश्व, पूरा देश से यही माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यही आग्रह रहेगा, रक्षा मंत्री जी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि चीन का मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। गलवान के शहीद दीपक मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे। उम्र सिर्फ 21 साल थी। 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। बड़े भाई से प्रेरित होकर सेना में आए। वो मार्च में होली मनाने घर आए थे, लेकिन परिवार को क्या पता था कि अब उनका दीपक शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर घर वापस आएगा। हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत शहीद अंकुश कुमार को देश सेवा का जज्बा अपने परिवार से मिला। उनकी 4 पीढ़ियां सेना में रहकर देश की सेवा कर चुकी है। अपने पिता और दादा की तरह अंकुश भी वर्ष 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। परिवार को अपने बेटे की शहादत पर नाज है, लेकिन वो चीन से अपने बेटे की शहादत का बदला भी चाहता है। देश के लिए शहीद हुआ, थोड़ा गर्व भी है। चीन ने जो किया वो गलत किया। अब उसका जो भी है गवर्नमेंट जो है वो अपना फैसला सही ले ताकि यानी और नुकसान किसी का ना हो।
देश पर जान कुर्बान करने वाले शहीद पलानी तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले थे। उन्होंने हमेशा देश को परिवार से पहले रखा। शायद तभी ना तो वो अपने बेटे के जन्मदिन पर घर गए और ना ही अपने नए घर में गृह प्रवेश में शामिल हुए, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो अपने घर में इस तरह प्रवेश करेंगे। गलवान के हर शहीद का परिवार था, लेकिन उन्होंने देश को अपने परिवारों से हमेशा ऊपर रखा। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। अब आपसे हमें एक और बात कहना चाहते हैं। भारत के लिए असल में चुनौती सिर्फ चीन नहीं है, चीन की सेना ही नहीं है, बल्कि भारत के अंदर बैठे वो लोग भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह हैं, जो आजकल खुद को चीन मामलों का विशेषज्ञ भी बता रहे हैं और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर भी अलग अलग न्यूज चैनल्स पे बैठ रहे हैं। अखबारों में वो अपने आप को सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहकर कॉलम्स लिख रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन असल में ये तमाम लोग ऐसे नीम हकीम विशेषज्ञ हैं जिनकी जानकारियां आधी अधूरी हैं और ये खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद सेना में एक जमाने में भारतीय सेना में रह चुके हैं और सेना में अपना कार्यकाल तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए। कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, कोई उससे भी कम समय रहा। और यानी जिन लोगों ने कभी रण को ही बीच में छोड़ दिया, जो सेना में अपनी सेवाएं पूरी तरह से नहीं दे पाए, वो आज टेलीविजन और सोशल मीडिया पर सेना की रणनीति पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यानी रण छोड़कर आ गए और अब रणनीति पर बात कर रहे हैं। इन लोगों के जो इंट्रोडक्शंस हैं, रिज्यूमे हैं, उनमें आज भी ये लिखते हैं कि मैं एक्स आर्मी मैन हूं, मैं पहले आर्मी में था। इस तरह से अपने आप को अपना परिचय देते हैं, लेकिन असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने निजी हितों के लिए रिटायरमेंट से पहले ही सेना छोड़ दी। अब इनमें से कई लोगों ने चीन के नाम की आजकल दुकान खोल रखी है, इसलिए क्योंकि आजकल चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसलिए बड़ी संख्या में आपको अपने आप को चीन का और सुरक्षा मामलों का विशेषज्ञ बताने वाले लोग अब मिल जाएंगे, जो अलग अलग टीवी चैनल्स पर आएंगे, अखबारों में लिखेंगे। ये लोग विशेषज्ञ बनकर बताते हैं कि भारत की तैयारियों में क्या क्या कमियां रह गई, भारतीय सेना कहां चूक गई। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में कई बार 2-4 मैच खेलने वाले और उसमें भी बहुत खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बाद में क्रिकेट की कमेंट्री करने लगते हैं, और यही खिलाड़ी, छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं, जो कि असफल खिलाड़ी होते हैं, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों के शॉट्स का विश्लेषण करते हैं, उनके खेल का विश्लेषण करने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहां गलती की, लेकिन जब इन्हें मौका मिला था तब कुछ नहीं कर पाए थे। बहुत सारे कथित विशेषज्ञ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद कभी सेना में काम ही नहीं किया है, और ये लोग सिर्फ इसलिए चीन पर या सैनिक मामलों पर ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में कभी ना कभी रहा है। बहुत सारे विशेषज्ञ आजकल ऐसे भी घूम रहे हैं जिनके पिता सेना में थे और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता सेना में बड़े अधिकारी थे, आज अपने आप को सुरक्षा का एक्सपर्ट बता रहे हैं और दुनिया को लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें सारी जानकारी है कि वो गलवान वैली में क्या हुआ था और वहां पर क्या होना चाहिए था। अब आप सोचिए कि अगर किसी क्रिकेटर का कोई बेटा सिर्फ इसलिए लोगों को क्रिकेट की कोचिंग देने लगे कि उसके पिता ने कभी क्रिकेट खेला था, तो क्या वो वाकई खिलाड़ियों को क्रिकेट की सही कोचिंग दे पाएगा? इसलिए चीन के नाम पर दुकानें खोलने वाले इन नीम हकीमों से आप बचकर रहिए, क्योंकि चीन किसी की जान के लिए खतरा हो या ना हो, लेकिन नीम हकीम खतरा जान जरूर होते हैं। ये सुरक्षा मामलों के झोला छाप डॉक्टर हैं। जिस तरीके से जब आप बीमार होते हो तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसी तरीके से ये सारे जो लोग हैं, ये चीन और सुरक्षा मामलों पे आपके झोला छाप विशेषज्ञ हैं। करीब 1 घंटे में हिंदी चीनी बाय बाय की मुहिम को आप सब ने चर्चा का विषय बना दिया है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और अब तक ट्विटर पर इस हैशटैग के साथ 33,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। इसलिए हिंदी चीनी बाय बाय को आप भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब आप आगे बढ़िए। इसे सिर्फ एक हैशटैग मत मानिए। यह मत सोचिए कि आज हमने आपको एक हैशटैग दिया था और आपने उस हैशटैग पर ट्वीट कर दिया और आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। अब हिंदी चीनी बाय बाय को अपने जीवन का हिस्सा आज से आप बना लीजिए।
और थोड़े ही दिन में चीन को अपने आप सबक मिल जाएगा। आज हमने आपको बॉलीवुड में टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग पर भी एक विश्लेषण दिखाने का वादा किया था। तैयारी भी हमने पूरी कर ली थी कि आज सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बारे में हम जरूर बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि क्या इसके पीछे बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े बड़े गैंग्स का हाथ हो सकता है। काफी तैयारी की थी हमने इसके लिए, लेकिन चीन का मामला आज आ गया। ये एक बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, इसलिए आज हमारे पास उतना समय नहीं बचा कि हम आपको सुशांत सिंह राजपूत का विश्लेषण दिखा सकें। यह विश्लेषण हम आज बचा कर रख लेते हैं और कल डीएनए में हम आपको यह विश्लेषण दिखाएंगे। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसने डिजाइन किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमजोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है, वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड, वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहां काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा, या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे 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 उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि path to excellence is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग
100-200 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है, वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि path to excellence is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती, और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे, और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा। वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है, वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी
परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें। फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि path to excellence is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा। वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें। फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा। वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1631 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मौत हो गई थी। मुमताज महल की मौत के बाद ही मुगल बादशाह शाहजहां ने उनकी याद में आगरा में ताजमहल बनवाने का फैसला किया था। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1632 में शुरू हुआ था और ये वर्ष 1653 में बनकर तैयार हुआ था। वर्ष 1858 में आज ही के दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से लड़ने का साहस दिखाया था। वर्ष 1857 में हुए देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख भूमिका रही थी। वो अपने पति और झांसी के राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अपनी रियासत के अंग्रेजों के साम्राज्य में विलय के खिलाफ थीं और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उस समय भी भारत में ऐसे बहुत सारे गद्दार थे जिन्होंने इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया, वरना भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो सकती थी। वर्ष 1885 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमाओं में से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को न्यूयॉर्क हार्बर पर पहुंचाया गया था। इस मूर्ति को फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसे फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को तोहफे के तौर पर दिया था। इस मूर्ति को फ्रेंच डिजाइनर फ्रेडरिक बाथौडी ने डिजाइन किया था, जबकि इसका धातु का ढांचा मशहूर फ्रेंच इंजीनियर गुस्ताव आइफिल ने तैयार किया था। आइफिल टावर का नाम गुस्ताव आइफिल के नाम पर ही रखा गया है। और वर्ष 1950 में आज ही के दिन दुनिया का पहला किडनी ट्रांसप्लांट अमेरिका के शहर शिकागो में हुआ था, जहां 44 वर्ष की एक महिला रूथ टकर की किडनी खराब हो गई थी और उन्हें एक दूसरे इंसान की किडनी लगाई गई थी। इस ऑपरेशन के बाद रूथ टकर अगले 5 वर्षों तक जीवित रही थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और आज आपके पास नया इतिहास लिखने का एक शानदार अवसर है, इसका पूरा फायदा उठाइए। इतिहास में लिखे गए हिंदी चीनी भाई भाई के अध्याय को समाप्त करके उसकी जगह हिंदी चीनी बाय बाय का नया अध्याय आज से जोड़ दीजिए। नमस्कार।